हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है 23-27 मेजर 7 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसका एग्ज़ाम होने वाला है 12 मई 2026 को। तो टाइम ज़्यादा नहीं है आपके एग्ज़ाम का, जल्दी जल्दी आप लोगों को तैयारी करनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं मेजर 7 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 4 23-27 के स्टूडेंट के लिए मेजर 7 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग क्या है, इसकी परिभाषा एवं क्षेत्र समझाइए। पहले दिया गया भूमिका। आधुनिक युग में पृथ्वी की सतह एवं संसाधनों के अध्ययन के लिए दूर संवेदी तकनीक का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से बिना सीधे संपर्क में आए किसी वस्तु या क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूर संवेदी क्या है? तो आधुनिक युग में पृथ्वी की सतह एवं संसाधनों के अध्ययन के लिए दूर संवेदी तकनीक का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से बिना सीधे संपर्क में आए किसी वस्तु या क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। मतलब बिना संपर्क में आए किसी वस्तु या क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूर संवेदी की परिभाषा। दूर संवेदी वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में जानकारी दूरी से बिना प्रत्यक्ष संपर्क के विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। दूर संवेदी तकनीक जिसके द्वारा किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में जानकारी दूर से माने बिना प्रत्यक्ष संपर्क के विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। सरल शब्दों में बात करें तो बिना छुए किसी वस्तु का अध्ययन करना ही दूर संवेदी कहलाता है। दूर संवेदी के कार्य सिद्धांत। दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह या किसी वस्तु के बारे में बिना प्रत्यक्ष संपर्क के दूरी से जानकारी प्राप्त की जाती है। यह तकनीक मुख्यतः विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR पर आधारित होती है, जिससे सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर सेंसर द्वारा ग्रहण की जाती है और इसका संश्लेषण किया जाता है। सरल शब्दों में बिना छुए किसी वस्तु का अध्ययन करना ही दूर संवेदी कहलाता है। सरल शब्दों में क्या है? बिना छुए किसी वस्तु का अध्ययन करना ही दूर संवेदी कहलाता है। दूर संवेदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। दूर संवेदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कृषि में इसका उपयोग फसलों की स्थिति, सिंचाई और भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए किया जाता है। मौसम विज्ञान में यह मौसम पूर्वानुमान, वर्षा और चक्रवात की जानकारी देने में सहायक होती है। मौसम विज्ञान में यह मौसम का पूर्वानुमान और वर्षा और चक्रवात की जानकारी देने में सहायक होती है। जैसे कि अभी आप लोग देखते ही होंगे, मतलब कि बारिश आने से 3-4 घंटा पहले ही मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके क्षेत्र में 3-4 घंटे बाद बारिश होने वाला है। तो इससे ही जानकारी मिलता है। रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही इसकी जानकारी मिल जाता है पहले ही। आपदा प्रबंधन में बाढ़, भूकंप और तूफानों के प्रभाव का आकलन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा प्रबंधन में बाढ़, भूकंप और तूफानों के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि बाढ़, भूकंप या तूफानों आने की संभावना होती है तो इसमें पहले ही यह आकलन कर दिया जाता है और इसकी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सतर्क हो जाइए, यहाँ पर बाढ़ आने वाला है या भूकंप आने वाला है। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वनों के क्षेत्रफल, कटाव तथा पर्यावरणीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान में खनिजों की खोज और स्थलाकृतियों का विश्लेषण किया जाता है। भूविज्ञान में इसमें क्या कहता है? खनिजों की खोज किया जाता है और स्थलाकृतियों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि शहरी नियोजन में शहरों का विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसका उपयोग होता है। जल संसाधनों के अध्ययन में नदियों, झीलों और जलाशयों की स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें जल संसाधनों के अध्ययन में क्या कहता है? नदियों, झीलों और जलाशयों की स्थिति का आकलन किया जाता है। दूर संवेदी के प्रमुख लाभ यह है कि यह कम समय में, कम लागत में बड़े क्षेत्रों में अध्ययन संभव बनाता है।
दूर संवेदी का प्रमुख लाभ क्या है? दूर संवेदी का प्रमुख लाभ है कि कम समय में और कम लागत में बड़े क्षेत्रों का अध्ययन संभव बनाता है तथा दुर्गम क्षेत्रों की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार दूर संवेदी एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है जो संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये था 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूर संवेदी के घटक कौन कौन से हैं, उन्हें आरेख से ही समझाइए। रिमोट सेंसिंग के घटक वे सभी प्रमुख तत्व हैं जो किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में दूर से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। रिमोट सेंसिंग के घटक वे सभी प्रमुख तत्व हैं जो किसी घटना, किसी क्षेत्र की घटना, वस्तु की जानकारी दूर से प्राप्त करने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। इस प्रणाली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी सोर्स, जो सामान्य सूर्य होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी की ओर आती है। और दूसरा घटक क्या है? वायुमंडल। पहला है सूर्य और दूसरा है वायुमंडल, जिसके माध्यम से यह ऊर्जा गुजरती है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय ऊर्जा का मुख्य भाग अवशोषित, प्रकीर्णित तथा परावर्तित हो जाता है, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तीसरा घटक लक्ष्य या पृथ्वी की सतह है, जहां विभिन्न वस्तुएं जैसे जल, वनस्पति, मिट्टी और शहरी क्षेत्र ऊर्जा को अलग अलग मात्रा में परिवर्तित या उत्सर्जित करती है, जिससे उनकी पहचान संभव होती है। चौथा घटक है सेंसर, जो उपग्रह या विमान पर लगा होता है। पृथ्वी की सतह से परिवर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की सतह में परिवर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। सेंसर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। पांचवा घटक है प्लेटफॉर्म। इसका पांचवा घटक क्या है? प्लेटफॉर्म, जो सेंसर को वहन करता है, जैसे उपग्रह और विमान। इसके बाद डेटा संचार की प्रक्रिया होती है, जिससे सेंसर द्वारा एकत्रित सूचनाओं को पृथ्वी की ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है। इसके पश्चात डेटा प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कंप्यूटर की सहायता से कच्चे डेटा को उपयोगी चित्रों में सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद डेटा की व्याख्या की जाती है, जिसे विशेषज्ञ विभिन्न तकनीकों की सहायता से जानकारी का विश्लेषण करते हैं। अंततः इस जानकारी का उपयोग कृषि, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अध्ययन, शहरी नियोजन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा स्रोत से लेकर अंतिम उपयोग तक सभी घटक मिलकर दूर संवेदी प्रणाली को पूर्ण और प्रभावी बनाते हैं। तो इस प्रकार से मौसम विज्ञान बाकी क्षेत्रों में सूचना दिया जाता है। इसका आरेख देख लीजिए, डायग्राम क्या है। पहले होता है सूर्य से एनर्जी प्राप्त करता है, फिर वायुमंडल, पृथ्वी का सतह, सेंसर, प्लेटफॉर्म, डेटा संचार, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा की व्याख्या और उसके बाद उपयोग किया जाता है। तो यही मैंने बताया पूरा, वहाँ पर व्याख्या जो था यहाँ पर पूरा मैंने उसी को बताया और यही डायग्राम यहाँ पर बनाने के लिए बताया गया था। तो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करते हैं, फिर वायुमंडल, पृथ्वी का सतह, सेंसर, प्लेटफॉर्म, डेटा संचार, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा व्याख्या, उसके बाद उपयोग। उसके बाद क्या दिया जाता है? सबको सूचना दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में बारिश होगी, इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, भूकंप आने वाला है, इस प्रकार से जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, EMR का वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के साथ अंतःक्रिया समझाइए। मतलब EMR का वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के साथ क्या अंतःक्रिया है, इसको समझाना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का वायुमंडल और पृथ्वी के साथ अंतःक्रिया दूर संवेदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं EMR, का वायुमंडल और पृथ्वी के साथ अंतःक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है तो सबसे पहले यह वायुमंडल से होकर गुजरती है।
जब सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा मतलब सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी की ओर आती है तो सबसे पहले यह वायुमंडल से होकर गुजरती है। इस दौरान ऊर्जा को 3 प्रमुख प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है अवशोषण, दूसरा प्रकीर्णन और तीसरा संचरण। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे कि ओजोन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिससे ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। प्रकीर्णन की प्रक्रिया से ऊर्जा छोटे छोटे कणों जैसे धूल, धुआं, जलकण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वही संचरण से ऊर्जा बिना किसी बाधा से वायुमंडल से होकर सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। इसके बाद जब यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह से टकराती है तो वहाँ भी 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला होता है परावर्तन, अवशोषण और उत्सर्जन। विभिन्न सतहें जैसे जल, वनस्पति और मिट्टी ऊर्जा को अलग अलग तरीके से परावर्तित या अवशोषित करती है, जिसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है। और इसी के आधार पर दूरसंवेदी में विभिन्न वस्तुओं की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए वनस्पति अधिकतर इंफ्रारेड विकिरण को परावर्तित करती है, जबकि जल अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अंततः सतह से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा सेंसर द्वारा ग्रहण की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के साथ EMR की अंतःक्रिया दूरसंवेदी प्रणाली की आधारभूत प्रक्रिया है, जो पृथ्वी की विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है दृश्य व्याख्या विजुअल इंटरप्रेशन के तत्व आकृति, आकार, रंग, टोन, बनावट तथा संबद्धता को विस्तार से समझाइए। दृश्य व्याख्या दूरसंवेदी चित्रों का विश्लेषण करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न वस्तुओं एवं विशेषताओं की पहचान की जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आकृति, आकार, रंग, टोन, बनावट तथा संबद्धता शामिल है। आकृति किसी वस्तु से बाहरी स्वरूप को दर्शाता है। आकृति किसी वस्तु के बाहरी स्वरूप को दर्शाता है, जिससे उसकी पहचान करना आसान होती है। जैसे सड़कें सामान्य सीधी एवं लंबी होती है, जबकि नदियाँ घुमावदार होती है। आकार किसी वस्तु के वास्तविक या सापेक्ष आयाम को बताता है, जिससे छोटे और बड़े तत्वों में भेद किया जा सकता है। भेद मतलब अंतर किया जा सकता है। जैसे मकान और भवन के बीच अंतर। रंग वस्तुओं को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करती है, जिससे उनकी पहचान सरल हो जाती है। उदाहरण के लिए वनस्पति प्राय हरे रंग में और जल निकाय नीले रंग में दिखाई देती है। टोन किसी वस्तु की चमक या अंधकार की मात्रा को दर्शाता है, जो विशेष रूप से श्वेत श्याम चित्रों में महत्वपूर्ण होती है। जैसे जल प्राय गहरे टोन में दिखाई देता है, जबकि सूखी भूमि हल्के टोन में। बनावट को क्या कहते हैं? टेक्सचर। बनावट से किसी क्षेत्र की सतह के खुरदुरापन या चिकनापन समझा जाता है। जैसे घने वन क्षेत्र खुरदुरे दिखाई देते हैं, जबकि घास के मैदान चिकने दिखाई देते हैं। संबद्धता का अर्थ है किसी वस्तु की पहचान उसके आपस की अन्य वस्तुओं के साथ संबंध के आधार पर करना। जैसे रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन का होना। इन सभी तत्वों का संयुक्त रूप से उपयोग करके दूरसंवेदी चित्रों की सटीक व्याख्या की जाती है, जिससे भौगोलिक विशेषताओं की पहचान एवं विश्लेषण सरल और प्रभावी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। पानी से मुझे याद आ गया क्वेश्चन कि पानी का रंग क्या होता है। पानी का रंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होता है। अब मैं यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको PDF में पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है, जो अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंसर क्या है? एक्टिव और पैसिव सेंसर में अंतर स्पष्ट करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है GIS क्या है? इसकी परिभाषा एवं विकास समझाइए। GIS क्या है? तो GIS का फुल फॉर्म देखिए क्या दिया हुआ है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
GIS क्या है, इसकी परिभाषा एवं विकास समझाइए। तो यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है रेस्टर एंड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर में अंतर स्पष्ट करें। रेस्टर और वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जियो रिफरेंसिंग क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जियो रिफरेंसिंग क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। तो इसको समझाना है GIS की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है GIS डेटाबेस निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। GIS डेटाबेस निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है DEM के लाभ एवं सीमाएं लिखिए। DEM के लाभ एवं सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है GIS, RS और GPS का एकीकरण समझाइए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। GIS, RS और GPS का एकीकरण समझाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इलेव मॉडल DEM। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका PDF का लिंक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपने सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।